डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good morning who are watching me currently. I Pragati Kachi and I welcome you at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So we are on a lecture series of business law. Previous वीडियो में हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में समझा था. आज के वीडियो में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में समझेंगे. तो फैक्ट्रीज एक्ट को समझने के लिए हमें कुछ स्टोरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये एक्ट आया कहाँ से. ठीक है, तो हमें पता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मीन्स संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा और रिटन संविधान है. यहाँ पर कोई भी एक्ट, रूल या पॉलिसी तब बनाए जाते हैं जब हमें किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को रोकना होता है. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा देश था गुलाम. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे देश पर क्या किया, रूल ओवर किया. तो हमारे इंडिया को क्या बना दिया था, उन्होंने लेबर बना दिया था. हम किसके लिए काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे. जमीन इंडिया के लोगों की थी, खेती का अधिकार था ब्रिटिशर्स का, और वही बताते थे कि आपको आपके खेत में क्या लगाना है. खेती इंडिया के लोग करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन बेचने का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को था. भारत के किसान अपनी मनमर्जी से कोई भी फसल उगाकर उसको बेच नहीं सकते थे. तो ये सब क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कि ज़मीन हमारी है तो हमारा हक होना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है. ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने फार्मिंग का एग्जांपल दिया. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें रूलर कौन थे, रूलर थे हमारे ब्रिटिशर्स. ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा, और अगर आपको यहाँ पर काम करने से तकलीफ़ है तो उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते. तो गवर्नमेंट ने बोला ये सब गलत है. अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना है. ठीक है, सामने वाला पर्सन आपका गुलाम नहीं हो जाता है अगर आप उसको अपना एम्प्लॉई बनाते हो. तो एक बेसिक सी स्टोरी थी कि फैक्ट्री एक्ट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ. कोई भी एक्ट बनता है वो एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए बनता है. तो फैक्ट्री एक्ट जो बनाया गया है वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बनाया गया है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ चलते हैं. तो इंट्रोडक्शन में भी हमें यही बताया गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द वर्कर वर एक्सप्लॉइटेड इन मैनी वेज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड अमाउंट ऑफ वर्क. उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, लेकिन वो उनसे 12 घंटे काम करा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के वेलफेयर के अगेंस्ट थी. तो ये सारा एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए एक एक्ट लेकर आए जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलते हैं. तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को समझने के लिए कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस को हमको समझना पड़ेगा कि चाइल्ड क्या होता है, यंग पर्सन क्या होता है, एडल्ट क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है. तो जो बच्चा 14 साल से कम है उसको क्या बोलते हैं हम, छोटा बच्चा. उसको हमने इंग्लिश में क्या बोल दिया, चाइल्ड. दूसरा, जो पर्सन 14 साल से तो बड़ा है लेकिन 18 साल से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीनेजर्स, मतलब यंग पर्सन. एडोलेसेंट वो बच्चे होते हैं जो 15-16 साल के होते हैं, और एडल्ट वो पर्सन होता है जो 18 साल के ऊपर हो. ठीक है, तो आपको एडल्ट, यंग पर्सन, चाइल्ड एंड एडल्ट का मतलब समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है जो हमें समझनी पड़ेगी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है. फॉर एग्जांपल, आई एम अ मैन्युफैक्चरर फर्म. ठीक है, मेरे यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं. ठीक है, तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मुझे वर्कर्स चाहिए. या तो मैं बोलूँ कि आप इन हैंड लड्डू बनाइए, या फिर मैं बड़ी बड़ी मशीन रख दूँगी जिसमें ऑटोमेटिकली लड्डू बनकर निकलेंगे. तो अगर मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ, या फिर मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है तो मैं क्लोथ्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं. दूसरा, सारा काम मैं अकेले तो करूँगी नहीं, तो मुझे ऑफकोर्स पर डे के बेसिस पे पेमेंट करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी जिसको क्या बोलते हैं हम, वर्कर्स.
ठीक है। और अगर मैं किसी को मंथली पेमेंट सिस्टम के अंदर किसी को हायर करना चाहूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम फैक्ट्री एक्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमने बहुत सारे वर्कर्स को हायर किया गया है तो हमें क्या क्या वेलफेयर प्रोविजंस उनको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल प्रगति काची प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंडर 10 फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। और उन 10 फैक्ट्री में मैंने 100 वर्कर्स को अपॉइंट किया हुआ है। तो अगर मेरी फैक्ट्री में मैंने 100 लोग को रखा है तो मैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ दूंगी, लाइक वॉशिंग फैसिलिटीज़, सीटिंग फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स आए काम किया और मैंने उनको ऐसा कुछ बोला ही नहीं है और आप लोग अपने घर चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। वर्कर्स को रेस्ट करने के लिए हमको सिटिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। अगर काम करते समय कोई भी वर्कर को चोट आती है तो मेरे पास एटलीस्ट 150 लोगों के बीच एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि मैं उसका क्या करूं, प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट कर पाऊँ। दूसरा, वर्कर्स को अगर भूख लगती है या उनको चाय पीना है या फिर वो थोड़ा सा इल फील कर रहे हैं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फैक्ट्री के अंदर एक कैंटीन होना चाहिए ताकि वो क्या करें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी उन्हें कुछ खाना है या उनको थोड़ा सा आराम करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिले। एक अच्छा सा शेल्टर होना चाहिए ताकि हमारे वर्कर्स हैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाएँ। अब मैंने 100 वर्कर्स तो रख लिए एक फैक्ट्री में, तो उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो वो वर्कर्स जब तक हेल्दी होंगे तभी मैं उनसे काम करा पाऊँगी। तो मुझे एट अ टाइम ये भी ध्यान रखना है कि मेरे फैक्ट्री में जो 100 लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को कुछ ना हो। कोशिश करूं कि वो कम से कम बीमार हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग रखनी पड़ेगी अपने फैक्ट्री के अंदर। जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका डिस्पोजल अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वर्कर्स जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर उनके हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पा रही है कि नहीं, वो भी ध्यान रखना मेरी जवाबदारी है, ठीक है। डस्ट एंड फ्यूम अगर ज़्यादा है तो कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर लाइट आ रही है कि नहीं जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए हमें वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करानी है। वर्कर्स के लिए हमें साफ़ सुथरा अच्छा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी हमको प्रोवाइड करानी है। और हमें ये देखना है कि जिस इन्वायरमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अच्छे से तो काम कर पा रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ प्रोविजंस होते हैं सारे लोगों के लिए, बिना पार्शियलिटी बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हमें वो सारी फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को भी देनी है। अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने उनको हायर कर लिया वेजेस रूल के अंदर या फिर सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से या हमारी पॉलिसीज से खुश नहीं है तो वो क्या करेंगे, हमारे अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे। तो वो जाते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पास। तो अब ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ राइट्स होते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके अपने लेबर्स के वेलफेयर के फेवर में, ठीक है। तो उस पर्सन का कुछ क्वालिफिकेशन होगा, वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर उसने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया हो सोशल साइंस या फिर सोशल वेलफेयर या फिर सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। मतलब जब तक आप सोशल साइंस को समझोगे नहीं, सोशल वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हम लेबर्स को उनके वेलफेयर के लिए कैसे इनकरेज कर सकते हैं, तब तक आप वेलफेयर ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आओगे। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप गुजरात में एज अ वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए गए, ठीक है, और गुजराती लेबर्स हैं सारे, ठीक है, जो कंप्लेन लेकर आ रहे हैं और आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि लेबर्स क्या प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो आप जिस एरिया में अपॉइंट किए गए हो तो आपको थोड़ी बहुत रीजनल लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है। द लेबर वेलफेयर कमेटी एंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर आर द व्यू दैट द लेबर वेलफेयर ऑफिसर शुड वर्क एक्सक्लूसिवली
फॉर द वर्कर्स इंटरेस्ट। तो आपको ना ऑटोक्रेसी नहीं लेकर आनी है। कोई भी वर्कर अगर आपके पास आ रहा है कि मेरी पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, आप शॉर्ट आउट कराइए, तो आपको पहले ये जानना है कि वो लेबर ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो जहाँ पर काम कर रहा है वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। तो जब तक आप लेबर की थॉट प्रोसेस को नहीं समझोगे, आप उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। अब लेबर वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे आपको अपॉइंटमेंट दे दिया गया किसी पर्टिकुलर रीज़न पे, तो आपको कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी सुपरवाइजरी ड्यूटी। आपको सुपरवाइज करना है लेबर्स को भी और उसके एम्प्लॉयर्स को भी। दूसरा, वेलफेयर ऑफिसर एज अ काउंसलर। आपको ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई और आप एकदम से बोले चलो क्या हुआ देखने चलते इंस्पेक्शन में। आपको पहले एम्प्लॉयर और जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उस वर्कर को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करनी है कि जो भी मैटर है आप आपस में शॉर्ट आउट कर लीजिए। थर्ड है आपका एडवाइजरी ड्यूटी। आपको ऐसा एडवाइस करना है जिसमें वर्कर या एम्प्लॉय को ये ना लगे कि मेरे अगेंस्ट में डिसीज़न लिया गया है और एम्प्लॉय को भी ये ना लगे कि मेरे अगेंस्ट में डिसीज़न लिया गया है। तो आपको एडवाइस देनी है जिसमें दोनों का म्यूचुअल पैचअप हो। पेनाल्टी फॉर ऑफेंस की अगर हम बात करें कि कोई भी रॉन्गफुल एक्टिविटी होती है जो लॉ के अगेंस्ट जाती है, चाहे वो एम्प्लॉई की तरफ से हो चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो, दोनों को पेनलाइज किया जाएगा। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो एक्ट है वो किसके वेलफेयर के लिए काम करता है और इस एक्ट को बनाने के पीछे रीज़न क्या था। अगर इस एक्ट का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन वे। फॉर एनी डाउट इंक्वायरी यू कैन मेल अस ऑन pragati@bau.edu.in. Okay, have a knowledgeful day ahead. Thank you. स्वाध्यायः